नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं केके न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। आइए रुक करते इस वक्त की पहली बड़ी खबर की ओर। शंकराचार्य ने जारी किया समस्त विश्व के सनातनियों के नाम का संदेश। बता दें कि सनातनी पंचांग व शंकराचार्य दिनदर्शिका का लोकार्पण हुआ। साथ ही प्रथमंगलम का 17वां वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ, जिसके बाद शंकराचार्य ने सबको गौरक्षा का संकल्प दिलाया। आज नव संवत्सर के अवसर पर काशी के शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में परम आराध्य ज्योतिष पीठेश्वर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सनातनी पंचांग व शंकराचार्य दिनदर्शिका का लोकार्पण किया तथा इस अवसर पर परम धर्माधीश शंकराचार्य जी महाराज ने विश्व के समस्त सनातनियों के नाम अपना संदेश जारी किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर एक नए संवत्सर का आरंभ हो रहा है। इस सृष्टि का जब से आरंभ हुआ तब से हम लोग काल की गणना अपने पंचांग के आधार पर कर रहे हैं। 12 महीनों का हमारा एक संवत्सर होता है, जिसमें सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की गति को पूरा करता है। और इस तरह से 1,95,58,85,125 वर्ष सृष्टि के आरंभ से अभी तक के बीत गए। आज 126वां वर्ष शुरू हो रहा है, जिसको 60 संवत्सरों का जो चक्र होता है उसमें से कालकृत नाम के संवत्सर के रूप में हम लोग गिन रहे हैं। यहाँ काशी में शंकराचार्य जी के घाट पर हम लोग समवेत हुए। बहुत सारे और विद्वान आए, बहुत सारे बटुक रहे। सब लोगों ने प्रथम सूर्योदय जो आज के संवत्सर का हुआ उनका दर्शन किया और उनको सूर्यार्घ्य दे करके उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। इसलिए आज का जो आरंभ है वो बहुत शुभ होता है और पूरे वर्ष पर्यंत उसका प्रभाव रहता है। और इसीलिए आज के दिन नए संकल्प लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने समवेत होकर के ये संकल्प लिया कि इस संवत्सर को हम लोग गौ संवत्सर के रूप में मनाएंगे। क्योंकि गौ हत्या हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पाप बताया गया है, महापाप कहा गया है। हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता पूजनीय है, उसकी हत्या ना हो। लेकिन आज़ादी के बाद से 75 साल का समय लंबा बीत गया। सब पार्टियों ने हमको समय समय पर आश्वासन दिया कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, हमें वोट दीजिए। हम उनको वोट देते रहे, लेकिन वो गौ हत्या को प्रोत्साहन ही देती रहीं, रोकने के लिए आगे नहीं आई। अब हम लोगों ने यह तय किया है यहाँ पर कि हमारा मतदान उसी पार्टी को होगा जो गौ हत्या को संसद में जा कर के दंडनीय अपराध घोषित करेगी और गौ माता को पशु सूची से हटा करके राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। तो ये संकल्प आज के दिन यहाँ पर लिया गया है। किसी भी सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा तो सरकार से ही पूछना पड़ेगा। हम तो ये जानते हैं कि 75 साल से जो भी सरकारें बनी हैं उन सब की मंशा यही थी कि हमको कहे कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, लेकिन गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं। गौ हत्या करने वाली मशीनों पे सब्सिडी दिया है सरकारों ने। गौ हत्या करने के लिए अलग अलग लोगों को लाइसेंस बढ़ाए हैं सरकारों ने। यहाँ तक कि गौ हत्या से प्राप्त जो पैसे हैं उनका चंदा भी लिया है लोगों ने। तो ऐसी परिस्थिति है कि हमारे सामने सब लोग गौभक्त बनते हैं, लेकिन सत्ता में आसीन हो जाने के बाद गौ हत्या को प्रोत्साहन देते हैं, जो कि अब किसी भी दशा में हम हिंदुओं को स्वीकार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है यहाँ पर कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम ऐसी किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो गौ हत्या के बारे में स्पष्ट शपथपूर्वक उद्घोषणा नहीं कर देती है कि अगर हम सत्ता में आए तो पहला काम गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा और दूसरा काम गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित कराने का कानून। एक बार फिर एक नए संवत्सर। आइए रुक करते इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य बड़े नेता लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी पीलीभीत में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं। वहीं पीएम मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैली में मौजूद रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए सभी बड़े कार्यों को गिनाते हुए विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व भी हुआ। हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तब आपको गर्व हुआ। भारत में हुए G20 सम्मेलन की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई। वहीं इस दौरान उन्हें विपक्ष पर हमला बोला और कहा
कि कभी कांग्रेस की सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोविड में भारत ने पूरी दुनिया में वैक्सीन और दवाइयां भेजी। ये सुनकर आपको गर्व हुआ। विश्व में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम वहां से एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए। उन्होंने कहा कि जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु नानक देव का जन्म जिस भूमि पर हुआ था, कभी वो अखंड भारत का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ। सीएम योगी ने इस दौरान पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की और कहा कि करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण पीएम मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुआ। आगे क्या कुछ हुआ, कहा सुनिए। हम लोग विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं। सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप मुझे बताइए साथियों, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी श्रद्धा से भारत लाए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से भी कम नहीं है। साथियों, जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। आज हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के हाईवे बन रहे हैं, कहीं भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। पीलीभीत, भोजीपुरा और पीलीभीत से टनकपुर तक रेलवे के ब्रॉडगेज होने से एक्सप्रेस ट्रेन भी चलने लगी है। धनारा घाट पर 250 करोड़ की लागत से पुल बनाने का काम भी शुरू होने वाला है।
इससे शारदा नदी के किनारे रह रहे हजारों लोगों को आसानी होगी। ये जो सुविधाएं बन रही है, ये किसानों और नौजवानों दोनों के लिए नए अवसर लेकर के आती है। पुरानी सरकारों के दौरान जो उद्योग यहां बंद पड़ गए थे, जो फैक्ट्रियां यहां बंद हो गई थी, उनको भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। पीलीभीत में एक तरफ बांसुरी की सुरीली आवाज है, तो दूसरी तरफ टाइगर की दहाड़ भी है। हमारी सरकार पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ख्याति को भी देश और दुनिया के कोने कोने में ले जाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, ये बदलते हुए भारत में कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था, कभी वह अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हम लोग आइए रुक करते इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारे में हलचल काफी तेज नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर लटक रही ईडी की तलवार से सियासत भी लगातार बढ़ते जा रही है। बता दें, दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज टीएमसी नेताओं से मिलने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, जहां वो सरकार पर हमला करते हैं और जमकर बरसते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश में आम चुनाव घोषित हो रखे हैं, आचार संहिता भी लगी हुई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सारी एजेंसियां और सरकारी तंत्र चुनाव आयोग के अधीन आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में और देश के अन्य भागों में रोज विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर कभी ईडी, एनआईए, आईटी के छापे डाले जा रहे हैं, इससे साफ है कि केंद्र सरकार चाहती है कि विपक्षी पार्टियों को इस चुनाव में बिल्कुल चुप कर दिया जाए। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरी तरीके से तानाशाही है और हम टीएमसी के साथ खड़े हैं। वहीं दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी भी लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं। इस बार भी आतिशी का कहना है अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में भारी बहुमत है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने का कोई कारण नहीं है और सत्ता पक्ष लगातार इसलिए सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। दोनों नेताओं ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली दो ही हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं इस बात से जुड़े हुए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, चाहे आप विधायक हों चाहे आप सांसद। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़िए, आज तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नंबर 1। दूसरी बात, इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly. तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है।
अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। जिस तरह उन्होंने पिछले 8-9 साल में ऑपरेशन लोटस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है, ये तो उससे भी आसान है। ईडी के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर दो, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर दो और फिर कहो कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इससे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का यही असली कारण है। कल अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह दसों और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आए। देश में आम चुनाव घोषित हो रखे हैं, आचार संहिता लगी हुई है। सारी की सारी एजेंसियां और सारा का सारा सरकारी तंत्र स्वायत्त और न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन के अधीन आना चाहिए। मगर जिस तरीके से बंगाल के अंदर और देश के अन्य भागों में रोज अपोजिशन पार्टी के नेताओं के ऊपर कभी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कभी एनआईए के छापे डाले जा रहे हैं, कभी इनकम टैक्स के छापे डाले जा रहे हैं, पुराने सीबीआई के मुकदमे बंगाल के अंदर खोले जा रहे हैं, इससे साफ है केंद्र सरकार चाहती है कि अपोजिशन पार्टी को बिल्कुल इस चुनाव में चुप कर दिया जाए, घर बैठा दिया जाए और जो घर से निकले उसको इस तरीके से थाने में बंद कर दिया जाए। आप सोचिए, तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे दिल्ली के थाने के अंदर बंद हैं जब चुनाव आचार संहिता चल रही हो। ये पूरी तरीके से तानाशाही है। और इन लोगों की डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि जो 4 एजेंसी हैं जिन्होंने देश में तांडव मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इनके प्रमुख बदले जाएं। और ये वो प्रमुख हैं जिनके बारे में बार बार आ रहा है कि एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। ऐसे में आपने देखा कनॉट प्लेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, किससे परमिशन ली उन्होंने? कनॉट प्लेस में क्या प्रदर्शन की परमिशन मिलती है? माइक लगाया, टेंट लगाया, साउंड लगाया, किसने परमिशन दी? उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। वीरेंद्र सचदेवा के ऊपर मुकदमा लिखा गया,
नहीं लिखा गया। हमारे तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के ऊपर मुकदमा लिख लिया गया। ये तो सरासर तानाशाही है, गुंडागर्दी है। 2 दिन पहले सारे मीडिया ने कवर किया कनॉट प्लेस के अंदर प्रोटेस्ट की किससे परमिशन मिली बीजेपी को, वो हमें बताएं। किसको अरेस्ट किया पुलिस ने, वो हमें बताएं। किस पे मुकदमा लिखा, हमें बताएं। कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये आवाज उठाना बंद कर दें। हम इसका विरोध करते हैं और हम तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हैं इसके लिए। देखिए, सबसे पहले आपने